चाहे मामला आर्थिक हो या राजनीतिक, हर किसी की निगाहें जिस मंत्रालय पर टिकी है उनमें से एक है ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय। और इस मंत्रालय की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है वो इस वक्त हमारे साथ है। जी, हम बातचीत कर रहे हैं वीरेंद्र सिंह जी से। सर, आपका स्वागत है CNBC आवाज में कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। शुरुआत करें इसी बात से लेकर कि हर मंत्रालय की चर्चा आपके पास चल रही है वो है जमीन अधिग्रहण बिल को लेकर के। प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई, सारा कुछ हो गया, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सरकार शायद पहले जिस तेजी से, जिस सक्रियता से इस बिल पर आगे बढ़ना चाह रही थी वो सक्रियता अब कम करना चाहती है कि तो राज्यों को भरोसे छोड़ दिया जाए। क्या सही है? देखिए, एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप ये मान के चलें कि जो भूमि अधिग्रहण बिल है, ये भूमि का जो विभाग है वो, और संविधान में भी कंकरेंट लिस्ट में है। ये केंद्र भी इस पे कानून बना सकती है, राज्य सरकारें अपने अपने कानून भी बना सकते हैं। बस उसमें फर्क सिर्फ इतना होता है कि राज्य सरकार कोई कानून बनाएगी और इस केंद्र के कानून से वो मेल नहीं खाता होगा तो उसको यहां से अपनी अनुमति राष्ट्रपति द्वारा लेनी पड़ती है, लेकिन अधिकार राज्यों का भी है। और दूसरी बात यह है कि जहां तक हमारा बिल है जो अभी लोकसभा में है, या अध्यादेश जो हमने जारी किया हुआ है, उसको बिल की शक्ल में जब हम पिछले सत्र में लेके आए लोकसभा में, तो एक आम राय ये बनी कि इस पे और गहन विचार की जरूरत है, इसलिए इसको ज्वाइंट कमेटी को भेज दिया जाए। और 31 माननीय मेंबर पार्लियामेंट की कमेटी का गठन हुआ और वो कमेटी इसकी सभी धाराओं पे विस्तार से चर्चा कर रही है। तो इसलिए अभी ये कहना कि हम राज्यों पे छोड़ रहे हैं या छोड़ दिया है, हाँ ये सही है कि नीति आयोग ने मीटिंग बुलाई, जो दूसरी मीटिंग थी जनरल गवर्निंग बॉडी की, और उसमें इस बात पे चर्चा हुई थी और सभी राज्यों के जो चीफ मिनिस्टर वहां उपस्थित थे उन्होंने अपने अपने तरीके से राय रखी और सबका ये मत था कि देश में विकास के लिए जरूरी है कि हम ऐसी चीजों को आगे ना आने दें जिससे कि विकास की धारा रुके। अभी लगता है कि ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट समय पर सदन में आ जाएगी, जो अभी स्थिति है, जो चर्चा और बृहद पैमाने पर किए जाने की जरूरत है। आपको लगता है कि ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट समय पर आ जाएगी, इसमें और टाइम लग सकता है? देखिए, जो मेरी सूचना है उसके मुताबिक ज्वाइंट कमेटी ने 1 हफ्ते का समय और मांगा है, वरना जो उसमें जब ज्वाइंट कमेटी बनाई गई थी तो ये प्रावधान था कि जो मानसून सत्र शुरू होगा उसके पहले दिन या पहले हफ्ते में, पहले हफ्ते का आखिरी दिन तक रिपोर्ट रखी जाएगी सदन के पटल पे। लेकिन मुझे ये सूचना है कि उन्होंने इसको समय की अवधि को बढ़ाने के लिए कहा है और शायद वो अवधि, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष को ही एकाधिकार है, तो वो अगर बढ़ाएंगे तो फिर तो पहले सप्ताह में नहीं आएगी। जिस तरीके से कांग्रेस का विरोध हो रहा है, आपको लगता है कि ज्वाइंट कमेटी में हम आम सहमति से कोई रिपोर्ट पेश कर पाएंगे? इसकी संभावना आपको दिख रही है? देखिए, माना तो ये जाता है कि ज्वाइंट कमेटी एक मिनी पार्लियामेंट है और जब आप ऐसे जटिल विषयों पे बड़े रूप से सदन में जहां 500 साढ़े 500 सदस्य हों, बात उतने नजदीक से या उतनी डेप्थ से नहीं कर सकते, तो कई मुद्दों पे इस तरह की कमेटियां गठित होती रही हैं और जब कभी भी ऐसी रिपोर्ट बनी है तो प्राय आम सहमति उसमें रही है और उस रिपोर्ट को फिर सरकार ने भी स्वीकारा है और उसी तरीके से सरकार अपना कोई संशोधन, जो उसका बिल है उसमें संशोधन भी करना है तो वो भी उसके अनुरूप करती आई है। और मुझे लगता है कि देश के लिए और किसान के लिए राजनीतिक प्रक्रिया में कोई जिद नहीं चलती।
ये कोई मूछ का सवाल नहीं है किसी का। आपने एक बड़ी अच्छी बात की अभी कि जो ज्वाइंट कमेटी होती है, एक मिनी पार्लियामेंट होता है, उसकी जो रिपोर्ट होती है सर्वसम्मति से हो जाती है और आमतौर पर सरकार स्वीकार भी कर लेती है। इस मायने में हम इस बात की कितनी संभावना देख रहे हैं कि सरकार इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लेगी कि नहीं? अगर बहुत ज्यादा बदलाव की सिफारिश होती तो हम स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं, मुझे नहीं लगता। देखो, जब आप किसी पे गहन विचार करते हैं तो उन्हीं विचारों में बहुत सी समानता आती है, और उसी समानता को देखते हुए अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिसमें ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, जेपीसी जिसको बोलते हैं, ये ज्वाइंट कमेटी है, इसको जेसी बोलते हैं, और स्टैंडिंग कमेटी है, वो हमेशा बड़ा सोच के और बड़ा बैलेंस रिपोर्ट। मतलब आप लोग बदलाव करने को तैयार हैं? अभी भी ओपन है, विकल्प खुला हुआ आपके पास? नहीं, मैं बता रहा हूं आपके, कोई भी चीज जिससे कि किसान का हित और ज्यादा सुरक्षित होता हो, हमें कोई एतराज नहीं है। इसके साथ भी कि सहमति की शर्त जो कंसेंट क्लॉज, उसमें बदलाव करने की जरूरत पड़े तो करेंगे हम? नहीं, ये बात नहीं है कि वो हो सकता है कि कंसेंट क्लॉज की व्याख्या ही कोई और हो। मैं अगर कंसेंट क्लॉज की बात कहूं तो जो 1894 का एक्ट था उसमें कंसेंट क्लॉज थी ही नहीं, और इसमें भी आप देखेंगे जो हमने जो संशोधन दिए हैं उसमें आप, जैसे आपने शुरू में कहा कि क्या ये संभव है कि राज्य सरकारें ही इस बिल में अपने अपने तरीके से बिल बनाएं, तो हम तो ये बात समझते हैं कि हमने पहले से ही ये प्रावधान किया हुआ है कि जो प्राइवेट कंपनी कोई खरीदेगी, प्राइवेट कोई संस्था खरीदेगी, पीपीपी मोड में कोई अपनी कोई जमीन का अधिग्रहण के लिए कहेगी, तो उनको तो कंसेंट क्लॉज लागू है, अब भी लागू है इस एक्ट में भी जो हम लेके आ रहे हैं। लेकिन जो 4-5 प्रावधान जो राष्ट्रीय हित में है, जैसे डिफेंस है, रक्षा, अगर हम देश की रक्षा के मामले में कंसेंट की इंतजार करते रहे और रक्षा की समझौता होता रहे तो ये मुमकिन नहीं है, यानी तैयारियां करनी हो, तो कोई भी व्यक्ति, चाहे किसान हैं चाहे और भी लोग हैं, कभी ये नहीं चाहेंगे कि हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा पे कोई आंच आए। ज्वाइंट कमेटी को लेकर एक आखिरी सवाल मेरा होगा कि ये कितना आश्वस्त हैं आप कि संसद के मानसून सत्र में इस बिल को हम ला पाएंगे या पास करा पाएंगे कि नहीं, लंबा वक्त भी लग सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि इस बात पे कि ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट कब हमें प्राप्त होती है, अगर इस सत्र में प्राप्त हो गई और जैसे वो सुझाव अगर सामान्य रूप से आम सहमति से आते हैं तो किसी बिल को पास होने में कोई कठिनाई नहीं होगी। सहमति नहीं होगी तब दिक्कत हो सकती है। सहमति इन मुद्दों पे मैंने देखा है, मेरा भी बड़ा राजनीतिक अनुभव है कि ऐसे मुद्दे जब आपस में बैठ के किए जाते हैं तो सहमति बन जाती है। एक बड़ी अच्छी चीज किसान संगठन ने सुझाई, आपके भाजपा से जुड़ा हुआ संगठन ही है, उन्होंने कहा कि जो हमने अप टू 4% तक रखा है मुआवजा, उसको अप टू 4% मत रखिए, उसको 4% रखिए, मतलब 4%, 4 गुना तो कम से कम देना ही होगा, अप टू 4 गुना तक नहीं देना होगा। ये बड़ा अच्छा सुझाव था। आप लोगों को हमारा जो, मैं वही बात कह रहा हूँ, जो हमारा बिल है और जिसको उम्मीद है कि बेटर सेंस वुड प्रिवेल, तो उसकी मंशा ये है, इंटेंशन ये है, और 2013 का भी जो बिल है उसकी भी इंटेंशन ये है कि 4 गुना, मतलब 4 गुना कम, न्यूनतम 4 गुना या फिर 4 गुना तक। मैं बता रहा ना आपको, इंटेंशन की मैंने बात कही है। अगर कोई राज्य सरकार उसको डाइल्यूट करना चाहेगी तो वो किसान के हित में तो नहीं होगा, लेकिन राज्य सरकारों को अधिकार है कि अपनी वातावरण में वो उसकी व्याख्या किस प्रकार करते हैं, वो राज्य सरकारों का एक अधिकार। राज्य सरकार एक बहुत ही दिलचस्प स्थिति अगर बनकर आई है। प्लान ए था कि हम बिल पास करा लेंगे संसद से, जिसकी संभावना थोड़ी सी मुश्किल दिखी, तो आप लोग प्लान बी पर काम किए कि राज्य सरकारें चाहें तो अपने हिसाब से बिल बना करके लाएं, और केंद्र सरकार के बिल से अलग होता है तो राष्ट्रपति से मंजूरी लेकर के लागू कर सकते हैं। तो इस बैठक में तो कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री आए नहीं, तो क्या माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी शासित जो राज्य हैं वहां की राज्य सरकारें जल्द से जल्द वो बिल बना करके लाएंगे जिसको आप मंजूरी दे देंगे और बिल लागू हो जाएगा? देखिए, अभी तो इस बात पे टिप्पणी करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो मसला
ज्वाइंट कमेटी के पास है पार्लियामेंट की, उस पे हम ये टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन मैंने जैसे कहा, नहीं, राज्य सरकारें तो बिल बना के ला ही सकती हैं। कंकरेंट लिस्ट में, हाँ, कंकरेंट लिस्ट में है। कंकरेंट लिस्ट में दोनों को ये अधिकार है, राज्य सरकारों को भी और केंद्र को भी, कि वो अपने तरीके से बिल बना सकते हैं। लेकिन जो बेसिक्स हैं उसके, वो ये बिल से जुड़ा होना चाहिए, उससे बाहर नहीं होने चाहिए। ये हमेशा इस बात की बात संविधान में भी इस चीज को रखा गया है। तो हमें तो लगता है कि आपने भारतीय जनता पार्टी के शासन वाले राज्य और जो वहां पे भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं, उनके राज्यों में कंपटीशन पैदा कर दिया कि बिल बना के अच्छे बिल लाओ, आपके यहाँ प्रगति होगी, दूसरे के यहाँ प्रगति नहीं होती, अपने आप वो बना लेंगे बिल अच्छा। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि जब हम अपनी विदेश नीति पे आम सहमति रखते हैं, अब से नहीं, जब से पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने और अब नरेंद्र मोदी, तो फिर घरेलू नीति पे भी आम सहमति रखेंगे। तो हमेशा विदेश नीति पे नरेंद्र मोदी जी की भी उतनी ही सराहना की गई कि जिस तरीके से विदेश नीति को चला रहे हैं, और एक आम सहमति रही है हमेशा। मैं ये कहता हूं कि ये भी उतना ही बड़ा मुद्दा है। आम सहमति से वीरेंद्र सिंह जी, मैं एक सवाल जानना चाहूंगा कि मुद्दा उठा था पीएम की बैठक में भी कि आम सहमति के इंतजार में हम विकास को रोक नहीं सकते हैं, आम सहमति बने, जब तक बनेगा देखेंगे। लेकिन राज्य सरकार ये मांग की थी कि हमें छूट दी जाए कि हम बिल बना करके लाएं। आप लोगों ने शायद सैद्धांतिक तौर पर आपने कहा भी कि राज्य सरकारें लाएगी बिल बना के, हम उनको मंजूर कर देंगे। तो भाजपा के शासन वाले राज्यों से उम्मीद करूं कि अगले महीने में, 2 महीने में कोई बिल बनकर के आएगा, कुछ राज्य देंगे जहां पर राजनीतिक मजबूरियां नहीं है। देखिए, ऐसी स्थिति नहीं है। ये जरूर है, राज्य सरकारों को भी इस बात का एहसास है कि उनको अधिकार है। अब उस अधिकार को कौन किस तरीके से जांचता है, वो देखना होगा, किस तरीके से वो उसको लागू करता है, उस पे तो हम उनको ये नहीं कह सकते कि आप ऐसे मत करो। और हम यहाँ पे इस बात को खत्म कर सकते हैं कहते हुए कि अब आने वाले दिनों में कुछ राज्य अपनी तरफ से पहल करके जमीन अधिग्रहण संबंधी बिल बना करके ला सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। देखिए, वो तो राज्य सरकारें क्या सोचेंगी, लेकिन मैं ये समझता हूं कि सभी की आप हैरान हो गए कि 1 जनवरी 2014 को 2013 का कानून लागू हुआ था, और मेरे पास आंकड़े हैं कि 2 राज्यों को, हमारे पास 23 राज्यों के आंकड़े आए कि इस 1-1.5 साल में कितनी भूमि का अधिग्रहण हुआ। कितने हुआ? 27 एकड़ जमीन हरियाणा में और 36 एकड़ जमीन पंजाब में। उसके अलावा 23 राज्यों में कोई भूमि अधिग्रहण नहीं। 10 से ज्यादा राज्यों ने उसके रूल्स फ्रेम नहीं किए हैं। आप हैरान हो गए, क्यों नहीं हुआ? क्या कोई राज्य विकास नहीं चाहता? और राज्यों ने ये कहा था हमारे को आके, जून 27 को जो मीटिंग हुई, गडकरी जी उस वक्त ग्रामीण विकास मंत्रालय को देखते थे, 34 में से 32 राज्यों की प्रेजेंस इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरी, और एक स्वर में ये कहा कि अगर ये कानून ऐसे ही रहेगा तो हम भूमि अधिग्रहण करना हमारे लिए संभव नहीं है। मान लिया जाए कांग्रेस का कोई राज्य एक बिल बना करके लाता है जो आपके बिल से मेल नहीं खाता है, वो 2000 जो यूपीए सरकार के बिल से मेल खाता है, तो क्या उस बिल को राष्ट्रपति महोदय से मंजूरी देने के लिए संतुष्टि आप करेंगे? संतुष्टि क्या है? तो राष्ट्रपति जी का, राष्ट्रपति तो सरकार के सिफारिश में चलते हैं। राष्ट्रपति जी का एक अधिकार है कि वो उसको अगर इन कंसोनेंस, इन कन्फर्मिटी विद दी जो केंद्र का एक्ट है उसमें उसके मुताबिक है तो उनको मिल जाएगी, नहीं है तो नहीं मिलेगी। हालांकि मुझे लगता है कि सरकार को अब शायद यकीन हो रहा है कि हमने जमीन अधिग्रहण बिल पर कुछ जल्दीबाजी कर दी, कुछ जबरदस्ती कर दी। क्यों? जबरदस्ती तो प्रजातंत्र में होती नहीं, लेकिन हमने ये जरूर ध्यान में रखा कि जल्दीबाजी की हमने नहीं। आप एक बात मान के चलें कि जो भी गतिरोध है वो बिल की धाराओं से नहीं है। 62% जो किसान वर्ग है उसको लोग ये समझते हैं, विभिन्न पार्टियां, कि इनको कैसे भुनाएं इस बिल के माध्यम से। मुझे तो लगता है वहां भी एक चूक हुई, चूंकि आपका इतना बड़ा नेटवर्क, इतना बड़ा जन समर्थन था, आपको साल भर भी नहीं हुआ था, सोशल मीडिया पे एक्टिव, स्थानीय कार्यकर्ता एक्टिव आपके थे, लेकिन फिर भी कांग्रेस विपक्षी पार्टी अपनी बात पहुंचाने में कामयाब हो गई, हम अपनी बात नहीं पहुंचा पाए। देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, झूठ के पांव नहीं होते, कभी तो पता लगता ही है। और वो कब पता चलेगा? नहीं, मैं बता रहा हूं ना कि अभी आपने सवाल पूछा कि कितना अधिग्रहण हुआ, आप इससे ही अंदाजा लगा लीजिए कि किसी का साहस नहीं हो सकता ऐसे कानून का जो कानून हर तरीके से रास्ते बंद किए हुए था, और भूमि अधिग्रहण नहीं होता। तो आप ये भी
आप मानेंगे कि जब विपक्ष इस बिल पे बहस कर रहा था पिछले सदन में, तो वही सदस्य ये कह रहे थे कि इस देश के 20 करोड़ युवा युवतियां ग्रामीण में आंचल में जो कृषि पे निर्भर करते हैं, आज उनको उनके हाथों को नए आयाम चाहिए, नए काम की जरूरत है। उनको कृषि से बाहर निकाल के ऐसे रोजगार देने चाहिए जिनसे उनकी आर्थिक अवस्था मजबूत हो। आज वही विरोध करें। खैर चलो, इस दूसरे मुद्दों पर से आपसे बात करूंगा। सरकार ने पिछले दिनों एक बहुत ही बृहद योजना लॉन्च की, है जो शहरी इलाकों के लिए हाउसिंग फॉर ऑल योजना लॉन्च की। ग्रामीण इलाकों में बहुत बड़े तादाद में लोग बेघर हैं, तो ग्रामीण इलाकों के लिए हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम कब देख सकते हैं लॉन्च होता है? क्या ऐसी कोई योजना है? देखिए, ये ग्रामीण और शहरी जो इलाके हैं उसमें घर की कल्पना थोड़े से अलग है। अब शहर में तो भूमि इतनी होती नहीं, तो वहां वर्टिकल मकान बनते हैं, कोई 6 मंजिला है, कोई 4 मंजिला है, कोई 10 ऊपर कोई सीमा होती नहीं। हाँ, और गांव में 1 मंजिल से ऊपर मकान बनते नहीं। तो हम अपना जो गांव का हाउसिंग फॉर ऑल कैसे हो, उसकी कल्पना हमारे दिल में है और हम उस पर काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी ही 3 करोड़ मकान बनाने का 2022 तक का जो प्रधानमंत्री जी ने निशाना रखा है कि हाउसिंग फॉर ऑल, उसमें हम उतरेंगे। और मैं ये दावे से कह सकता हूं कि अच्छे मकानों की कल्पना के साथ, ये नहीं है कि आपने देखा होगा पीछे सिर्फ 70,000 रुपए मिलते थे, किसी ने अपना गरीब आदमी इसको बढ़ाकर कब तक, महीने में, हफ्ते दिन, जल्दी ऐलान होता कब देखेंगे? बहुत जल्दी होगा। कैबिनेट नोट वगैरह बन गया है इसका? मैंने बता दिया, बहुत जल्दी होएगा। अच्छा, एक जो आपके मंत्रालय के ऊपर आरोप लगता है, हालांकि आपके बार खंडन भी कर चुके हैं, वो ये कि कई महत्वपूर्ण जो परियोजनाएं चलती हैं उनके लिए केंद्र सरकार की तरफ से, खासतौर से वित्त मंत्रालय की तरफ से जो फंड का लोकेशन होता है वो काफी कम कर दिया गया है। चाहे जलापूर्ति की व्यवस्था हो, सैनिटेशन की व्यवस्था हो, मनरेगा का हो, तो फंड आधे तक कर देंगे, ऐसे भी आरोप लगते हैं। कितनी सच्चाई है इसमें, या फिर कुछ इसमें गुणा भाग अलग है? नहीं, ऐसा है कि जब 32% से 42% राज्य सरकारों को डिवोल्यूशन हुआ कंसोलिडेटेड फंड में से, जो भारत सरकार के फंड्स ये कलेक्शन है रेवेन्यू की, तो बहुत सी चीजें ऐसी थी जो स्टेट को ट्रांसफर हो गई। लेकिन इस बात की मुझे खुशी है कि हमारा जो ग्रामीण पेयजल योजना है, स्वच्छ भारत मिशन है, हमारा पंचायती राज है, इन सारे मदों में हमें पैसा, मैं आभारी हूं इसमें प्रधानमंत्री जी का भी और अरुण जेटली जी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, कि उन्होंने हमारा पैसा रिस्टोर किया है और ये समझ के किया है कि ये सबसे जरूरी चीजें हैं जो ग्रामीण विकास के लिए, जो उसकी नींव तैयार करेंगी। आपके मंत्रालय में दूसरा जो आरोप था, जो आपसे पहले आपके यहाँ पर जिम्मेदारी संभालने से पहले, वो था मनरेगा को लेकर के, कि मनरेगा में बहुत ज्यादा धांधलियां होती हैं जी। मनरेगा से जो काम होता है उस काम की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है, सिर्फ मजदूरी देना है तो हम उससे कुछ काम करवा लेते हैं। इन सब दोष को अभी तक दूर करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं दिख पा रहा है आपके मंत्रालय की तरफ से। देखिए, मैं ये मान के चलता हूं कि मनरेगा में 33-34 हजार करोड़ से ऊपर कभी रुपया उसका नहीं किया गया। अब की बार 35,000 करोड़ रुपया वित्त मंत्री जी ने रखा है अपने बजट भाषण में, और ये भी आश्वासन दिया कि 5,000 करोड़ और भी देंगे। और मनरेगा को विकास में, यानी हम उसकी शक्ल बदल रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, ये अधिकार तो है कि मुझे 100 दिन का अधिकार है, काम दो, क्योंकि मुझे काम चाहिए, मेरे पास कोई काम नहीं। उस अधिकार के साथ साथ हमने ये भी किया है कि मनरेगा का पैसे का सही इस्तेमाल हो। 60% तक खेती पे और खेती से संबंधित जो काम है उस पे पैसा अब खर्च हो सकता है। दूसरा सबसे बड़ा काम हमने ये किया है कि मनरेगा में जो मजदूरी करते हैं वो सारी जिंदगी के लिए मजदूर का ठप्पा उन पे लगा रहे, ये हम नहीं चाहते। इसलिए हमने जो स्किल डेवलपमेंट है उसको भी वहां पे शामिल, उसको भी शामिल किया है कि वहां से लाखों लोग हर साल हम निकालें, उनकी स्किल को बनाएं, स्किल डेवलप करें और दुनिया में आगे बढ़ने के लिए, दूसरे अदारों में जाने के लिए उनको मौका मिले। मनरेगा के तहत जो मजदूरी मिलती है प्रतिदिन, उसमें बढ़ोतरी का कोई प्रस्ताव, कोई विचार?
मनरेगा में एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी की रिपोर्ट हमें प्राप्त हो गई है और जल्दी ही उन्होंने 2 तरह की रिपोर्ट दी है। अब फैसला हमें ये करना है कि उन्होंने ऑप्शन दे दी कि आप इस फार्मूले के तहत भी कर सकते हो, इसके वो हमें फैसला करना, वो हम जल्दी कर देंगे। 2 सवाल से जल्दी मैं लूंगा, आप समय आपके पास काफी कम है। वो है डिजिटल इंडिया को लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जा रहा है। ऑप्टिकल फाइबर बिछाना एक बड़ी समस्या थी, अब एक नई समस्या आ रही है जहां पे ऑप्टिकल फाइबर बिछा भी लिया गया है, चार्जेज इतने ज्यादा है कि कोई ग्राम पंचायत उसका कनेक्शन लेने को तैयार नहीं है। हमारे पास एक रिपोर्ट है हिसार में जहां 233 ग्राम पंचायत है जहां पे ऑप्टिकल फाइबर बिछा दिया गया, कोई पंचायत नहीं ले रहा सर्विस। सरकार इतनी फीस मैं कहां से दूंगा? क्या आप ये कोई मुद्दा उठाएंगे रविशंकर प्रसाद जी से या प्रधानमंत्री की तरफ से, इसमें कोई मरम्मत की जाए ताकि डिजिटल इंडिया वाकई में साकार हो सके? मैं एक बात आपको बताऊं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इस दुनिया में जब से आए हैं, चाहे ये टेलीविजन ही देख लो आप, और ये जो आपने जो इसकी बात की ऑप्टिकल फाइबर की बात, डिजिटल इंडिया ऑप्टिकल फाइबर की, और इवन जब जो ऊर्जा का जो सोलर वो है पैनल्स, वो जब इंट्रोड्यूस हुए, अगर उस समय कोई 100 रुपए का पैनल था तो आज उसकी कीमत 20 रुपए है। तो ये जो जब नई इनोवेशन से कोई चीज मार्केट में आती है वो समय के लिए महंगी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह पे आ जाती हैं सारी चीजें। और हरियाणा क्या जो आप बता रहे हैं हिसार का, हरियाणा तो संपन्न राज्य है, और जैसे अब हमने ये प्रावधान किया है, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि 2 लाख करोड़ रुपया अगले 5 साल में ग्राम पंचायतों को सीधा जाएगा। इसका मतलब ये है कि छोटी से छोटी पंचायत, 2,40,000 पंचायतें हैं इस देश में, छोटी से छोटी पंचायत तक पैसा पहुंचेगा, 16 लाख रुपए जाएंगे। और अगर पंचायत का साइज बड़ा है तो 1 करोड़ साल का जा सकता है, मतलब 5 साल तक 5 करोड़ रुपए एक गांव में मिल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे समय निकालने के लिए वीरेंद्र सिंह जी, धन्यवाद।